सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लेकर आए हैं आपके लिए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का जो भी क्वेश्चन है हम उसे बिना सॉल्व करे या एक लाइन लिखे हुए एक सेकंड में उसका आंसर बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? हाँ, यह पॉसिबल है। बी में आपके पास 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसमें मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। इसके मैं आपके डायरेक्टली आंसर बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कन्वर्जेंट है या कौन सा क्वेश्चन डाइवर्जेंट है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों? देखिए, इस पर कोई ट्रिक नहीं होती है। मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं होती है। मैथ तो मैथ होता है, सोल्व ही करना पड़ता है। हमेशा ट्रिक प्रयास से मिलती है आपको। आप प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन करिए, तब आपको उसकी ट्रिक अपने आप मिलेगी या क्वेश्चन अपने आप फास्ट हो जाएगा। आप जो सोल्यूशन करेंगे वो शॉर्ट हो जाएगा। जहाँ 10 लाइनों का आता है आप उसे 2 लाइन में कर लेंगे। तो मैथ में मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है और ये ट्रिक कुछ नहीं होती है। ट्रिक काम ही नहीं आती है एग्जाम में सब ट्रिक भूल जाते हैं। जब एग्जाम सामने आता है तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होते हैं वही याद रहते हैं। तो इसलिए मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर भी अब ये पॉसिबल कैसे है कि मैं इसकी डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ? ये सिर्फ एक प्रैक्टिस से हुआ, क्योंकि मैंने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के इतने क्वेश्चन करे हैं, इतनी प्रैक्टिस करी है कि मुझे डायरेक्टली इनका आंसर भी लिख सकता हूँ या देखते ही साथ ही आंसर भी बता सकता हूँ। तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को करते हैं और डायरेक्टली इनके आंसर लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भी डायरेक्टली करने का प्रयास करिए और डायरेक्टली कर भी सकते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना। हमें मैथमेटिकल सॉल्यूशन से कोई मतलब भी नहीं है। हमें तो सिर्फ आंसर पता करना है कि आखिर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पर अगर मैं डिस्कस करूं तो हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये देखना है कि ऊपर कितनी सीरीज चल रही है। देखिए, ऊपर सीरीज चल रही है 1 3 5 2 4 6, नीचे 2 सीरीज चल रही है। तो हमें सीरीज से भी कोई मतलब नहीं है। सारी सीरीज एपी होती है, सब में a + n - 1 × d लगेगा। किसी की भी हमें एन टर्म नहीं निकालनी है। हालांकि सबकी एन टर्म निकाल सकते हैं आप, लेकिन आपको किसी की भी एन टर्म नहीं निकालनी है। हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना कि जैसे कि एक सीरीज चल रही है 1 3 5, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एन टर्म निकालेंगे, उसमें एन तो आने वाला ही है, तो खाली उसका एक एन लेना है आपको, एन टर्म का। एक सीरीज ये चल रही है, देखिए 2 4 6, यहाँ पे भी सीरीज आपकी एपी चल रही है, तो यहाँ पे भी एन टर्म निकल कर आएगी। अब एन टर्म कितनी आएगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, खाली एन लेना है। तो एक एन यहाँ से निकल कर आया आपका, 2n और nn हो गए। अब नीचे चलेंगे तो नीचे देखिए एक सीरीज चल रही है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। क्या आएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम उसमें एन जरूर आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो n की पावर में 2 भी जरूर आएगा। तो हम सिर्फ n स्क्वायर लिखेंगे तो हमें कुछ मतलब नहीं है क्या लिखना। 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर है। देखिए, यहाँ पे भी सीरीज चल रही है, क्या आएगा हमें कोई मतलब नहीं है, खाली हमें n लिखना है। अब उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे और हमें कुछ नहीं करना होता। ये तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना तो आप डायरेक्टली 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते थे देखते के साथ ही। अब देखिए, n कितना हो गया, n स्क्वायर ही कट गया, कितना बचा 1/n स्क्वायर बचा। अब हमारे पास एक पी टेस्ट होता है, मैं इसे बता देता हूँ आपको। पी टेस्ट क्या होता है, bn बराबर 1/n की अगर p हो तो p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आंसर कन्वर्जेंट लिखते हैं, और लेस देन इक्वल 1 होती है p की वैल्यू तो आंसर डाइवर्जेंट लिखते हैं। तो p की वैल्यू 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, और लेस देन इक्वल लिखेंगे तो आंसर आएगा डाइवर्जेंट। तो देखिए, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब p जो है आपका 1 से बड़ा है, तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। 1 से बड़ा है इसलिए आंसर कितना आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। अब आपको इतना सोल्यूशन भी नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्टली देखना है कि भाई n स्क्वायर इससे कट गया, खाली n स्क्वायर बच गया, 2 आ गया, 2 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट हो गया। तो इसमें सॉल्व करने की कोई बात ही नहीं है। ये पॉसिबल कैसे है, सिर्फ प्रैक्टिस है। पहले आप प्रैक्टिस लंबे लंबे करिए, फिर सॉल्व अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को देखिए दूसरे पर डिस्कस करेंगे आप, तो देखिए इसमें 1 3 5 एक सीरीज तो ऊपर चल रही है और नीचे चल लिया n एक यहाँ से आएगा निकल के, एक n इस सीरीज से आएगा 2 3 4 से आएगा निकल के, और एक n देखिए 3 4 5 से निकल के आएगा। तो ये कितना हो गया, कितने हो गए आपके पास n की क्यूब, एक तो कट ही गया, n स्क्वायर बच गया। यहाँ पे 2 आ गया, अब 2 ग्रेटर है किससे, 2 की p की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 2 हो गई। और देखिए p ग्रेटर हो गया 1 से, अर्थात 2 1 से ग्रेटर है, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है।
अगर इस वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो देखिए इसने ऑलरेडी देखो सम दे रखा है, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, उसकी एन टर्म भी उसने बना रखी है, हमें उसका भी कोई मतलब नहीं है, खाली यहाँ पे एन ठाना है। अब जब यहाँ से आप एन ठाएंगे, एन लेंगे तो देखिए एन की पी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर लेंगे तो अगर यहाँ से एन आप लेंगे तो ये एन की पी बन जाएगा। अब एन की पी में पी कंफर्म नहीं है कि पी है क्या, ग्रेटर है या लेस है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लागू होंगी कि हो सकता है यहाँ पे पी एक से बड़ा हो, तो एक से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और एक से छोटा है इक्वल होगा तो डाइवर्जेंट होगा। इस क्वेश्चन के दोनों आंसर आएंगे, कन्वर्जेंट भी होगा और डाइवर्जेंट भी होगा। ये एज इट स्टेटमेंट है एक तरीके से किसका, इसका पी टेस्ट का, एक तरीके से पी टेस्ट का ये स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, पी टेस्ट लग रहा है इसका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब कुछ करना नहीं है, 1/√n है और साइन है। अब साइन का आप एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो साइन एक्स से स्टार्ट होता है, तो खाली पहली टर्म लेनी है, हम ज़्यादा सोचना नहीं है। तो देखिए यहाँ से तो n की 1/2 का कोई n की 1/2 आ ही गया है, तो ऐसे ही ले लेंगे। यहाँ से पहली टर्म लेंगे, साइन एक्स हो गया, एक्स से स्टार्ट होता है, तो एक n वहाँ से निकल कर आएगा, साइन एक्स का एक्स से निकल कर आएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/1 + 1/2, n की पावर 3/2 बन जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी बनी, 3/2 बनी, जो कि ग्रेटर है x है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर भी क्या आएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, और ऐसे ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, इस तरीके के आते रहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या, कुछ नहीं करना है आपको एक टर्म बनानी है बस n की फॉर्म में, बाकी आंसर क्या आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से n की क्यूब अगर कॉमन ले लेते हैं तो n की पावर 3/2 आपका बाहर आएगा निकल के, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पर बचेगा 1 + 1/n की 3 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और माइनस यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए क्या करना है आपको, 1 + x की n बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है और पहला पद लिखना है, बाकी हमें और आगे के पद लिखने भी नहीं है। तो n की पावर 3/2 तो ये आपका 1 ही बना, तो जब इसे पहला पद लिखेंगे तो यहाँ पे 1/2 पहला आ जाएगा, n की 3 हो जाएगा, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, माइनस बना जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। 2 का कोई रोल नहीं है, n का रोल होता है खाली। तो n की पावर देखिए यहाँ तो 3 है, और ये वाला 3/2 नीचे आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6 मतलब n की 3/2 बच जाएगा, 3 × 2 = 6 और n की 3/2 बच जाएगा। ठीक है, जब n की 3/2 बच जाएगा तो ये भी p की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 हो गई, जो कि ग्रेटर है, तो ये भी आंसर आपका कन्वर्जेंट बन जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करें, ओके, तो देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर कोई आपके पास un टर्म दे रखी है, n टर्म दे रखी है, उसकी पावर में n चढ़ जाए, n² चढ़ जाए, n की 3/2 हो जाए, n की 5/2 हो जाए, मतलब पावर में कुछ आ जाए, तो वहाँ पर टेस्ट बदल जाता है। वहाँ पर टेस्ट जो है ना, कोची रूट टेस्ट लगा दीजिए। तो यहाँ पर कोची रूट टेस्ट लगेगा, और कोची रूट टेस्ट लगेगा, तो कोची रूट टेस्ट कैसे लगेगा, थोड़ा सा हमारे पास जगह है। कोची रूट टेस्ट ये होता है, कोची रूट टेस्ट ये होता है, कोची रूट टेस्ट कि un की पावर, लिमिट भी लगाते हैं, लिमिट n = un की पावर 1/n हो और 1 से बड़ा हो। देखिए उल्टा टेस्ट है, इसके आंसर उल्टे आते हैं, सबसे अनोखा टेस्ट है, इसके उल्टी कंडीशन है, ग्रेटर 1 पे ये डाइवर्जेंट बनता है और लेस एंड इक्वल पे ये कन्वर्जेंट बनता है। बस इतना अंतर है इसका। तो अब इसमें हम टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट कैसे लगाएंगे जरा इधर देखिए आप। तो un, अब हमारे पास टेस्ट लगाने के लिए लिमिट n से इन्फिनिटी, अब ये un कितना है, n/n+1 है, और इसकी पावर में कितना है आपके पास n² है, और इस पूरे की पावर कितनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1/n हो जाएगी। तो n से n काट देंगे तो लिमिट बराबर हो जाएगा n =∞, तो n/n+1 की पावर n हो जाएगा। n कॉमन लेकर उड़ा दीजिए यहाँ से, जब n यहाँ से कॉमन लेकर उड़ा देंगे तो आ जाएगा 1 + 1/n, और ये n नीचे ले आइए सीधा का सीधा। तो ये देखिए ये बन जाता है, ये अगर ऊपर होता तो ये बनता, तो ये 1/e बन जाएगा, और 1 से छोटा होता है। 1/e 1 से छोटा होता है, 1 से छोटी वैल्यू है, और जब 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंट है। 1 से छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, उल्टा टेस्ट है ना ये, छोटे पर कन्वर्जेंट, ग्रेटर पर डाइवर्जेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 की पी, 2 की पी, 3 की पी, 4 की पी, डायरेक्टली जो है अगर इसका n टर्म पर बात करी जाए तो n की पी आएगा, n की पी आएगा तो सीधे पी टेस्ट लगेगा, पी टेस्ट लगेगा तो पी तो कन्फर्म है नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन बन गई पी टेस्ट की।
तो अगर p ग्रेटर 1 होगा तो सीधे सीधा आंसर में कन्वर्जेंट लिख दूंगा, और लेस देन इक्वल 1 होगा तो डाइवर्जेंट लिख दूंगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इसमें दोनों आंसर आएंगे, ग्रेटर 1 पे कन्वर्जेंट और लेस पे डाइवर्जेंट। और अगर कहीं पे ये क्वेश्चन बन जाता, कहीं अगर इस तरीके से कहीं कहीं पे अगर ये कंडीशन बन जाती n की पावर p माइनस 1, कहीं पे अगर n टर्म निकालते और p माइनस इतना आ जाता n टर्म निकालने के बाद, तो हम ये वाली जो वैल्यू है एक से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट, एक से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट। तो ऐसा करके लिखते हैं कि p माइनस 1 ग्रेटर है एक से तो कन्वर्जेंट, तो एक और एक हो जाएगा 2, तो p की वैल्यू 2 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट। और दूसरा केस इसमें डायरेक्टली ये लगाते हैं p माइनस 1 लेस देन इक्वल 1 है तो डाइवर्जेंट। तो कितना हो जाएगा, p लेस देन इक्वल 2 हो जाएगा तो डाइवर्जेंट। इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, क्योंकि p की वैल्यू -1 से चेंज हो गई होने से। -1 भी हो सकता है यहाँ पे, p माइनस 2, p प्लस 2 या p प्लस 1 भी हो सकता है। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगी, लेकिन निकालना फिर भी आपको p ही है, बस यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गई, 2 बन गई है वो आपकी। और अगर इस वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करें 8 पर, तो 8 क्वेश्चन पे आपको कुछ नहीं करना, ये तो बहुत आसान है। यहाँ से n² कॉमन ले लो, यहाँ से n की 3 कॉमन ले लो, और बाकी को मारो गोली, हमें कुछ करना ही नहीं है, बाकी से कोई हमें मतलब ही नहीं है, खाली n का पता करना है। तो अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए n की 3 कॉमन लेंगे तो 1/4 बाहर आएगा, तो n की 3/4 बाहर आ जाएगा निकल के, और यहाँ पे n² कॉमन लेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और नीचे जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2/3। तो इतना बनेगा, खाली n निकालेंगे तो n की पावर 4 3 12, और कितना हो जाएगा आपका 9 और 8/12, कुल मिलाकर आ जाएगा 1/n की पावर 1/12 आ जाएगा, n की पावर 1/12 आ जाएगा। अब कुल मिलाकर p की जो वैल्यू आएगी 1/12 आ जाएगी, जो कि 1 से तो छोटी है, 1 से छोटी है तो आंसर 1 से छोटे पे क्या होता, डाइवर्जेंट हो जाता। तो इस तरीके की क्वेश्चन है, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, और मैंने इसके लॉन्ग वीडियो बहुत बना रखे हैं। अगर आप चाहें तो पूरा कंसेप्ट लॉन्ग में जाकर देख सकते हैं, मेरा पूरा कन्वर्जेंट लॉन्ग वीडियो में बना रखा है, आप वहाँ पर मेरे लॉन्ग वीडियो सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जा सकते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, काफ़ी सोचना पड़ता है क्वेश्चन लाने के लिए, कैसे बताएं बच्चों को ताकि अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ा मोटिवेट तो करिए ही करिए, काफ़ी समय हो गया मुझे भी काम करते हुए। तो चलिए आज इतनी रन देते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में, फिर कुछ लाते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और अच्छी से तैयारी करिए, बहुत मेहनत से तैयारी करिए। ये मान के चलिए कि अब की बार अंतिम मौका है, इसके बाद मौका कभी मिलेगा ही नहीं। आर या पार, हम हैं या जॉब है।